गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनील, निमित, पायल, एवरीवन, मीनू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सर, और आज हम थोड़ा सा लेट भी हैं क्लास शुरू करने में, बट होपफुली सब कुछ बेहतर और क्लियर होगा। यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। हमारे पास मोस्टली कवर हो चुका है सर। आज थोड़ा सा लेट क्यों हो गए, बिल्कुल आज कैसे, एक्चुअली बहुत सारे आप जानते हैं वर्क रहते हैं कई बार, और इसी कारण से क्लास में 10 मिनट की लगभग देरी हो गई, बट होपफुली हम सब कुछ कर लेंगे अपने टाइम पीरियड के अंदर। और चलिए भाई, अम्रपाली, अंकित, पायल, निकी, निमित, एवरीवन, सर कल क्या डिस्कस किया था पहले उस पर बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर। मैंने आपको समझाया कि गरीबी रेखा किस तरीके से चलती है, चाहे वो कैलोरी के बेस पर हो, और कैलोरी के बेस पर बिल्कुल बढ़िया भाई आशीष, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं कोई। जब हम कैलोरी के बेस पर निकालते हैं सर, तो कैलोरी के आधार पर हम ये देखते हैं कि किसी एक व्यक्ति को शहर में रहने वाले को 2100 कैलोरी, गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। और अगर हम बात करते हैं सर एक्सपेंडिचर के आधार पर, खर्च के आधार पर, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमें 47 रुपीज़ पर डे अर्बन एरियाज में और 32 रुपीज़ पर डे रूरल एरियाज में होंगे। बेरोजगारी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी मैंने बताई, जहां पर लोग जितनों की रिक्वायरमेंट है सर उससे ज्यादा काम करें, यानी कुछ लोगों को हटा दिया जाए अगर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पादन पर। उसे छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो आज की क्लास जो है, मैं भी याद रखना, ये बहुत बहुत टिपिकल क्लास होने वाली है। बहुत मुश्किल क्लास आज होने वाली है हमारी सर। क्यों? क्योंकि आज की क्लास जो है हमारी, वो शेयर बाजार को लेकर है, फाइनेंशियल मार्केट को लेकर है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है इस क्लास के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कंफ्यूजन कुछ देर रहेगी, कुछ मिनट रहेगी। होपफुली क्लास का अंत होते होते सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सीरियसली सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जो मैं कहूँ। क्योंकि जब शेयर बाजार आता है तो इंटरेस्टिंग तो है सर, लेकिन समझने में मुश्किल ये आती है कि शेयर बाजार एक्चुअली, हम नॉर्मली समझते हैं कि बाजार में हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन शेयर बाजार में कोई सामान नहीं खरीदा जाता, बल्कि शेयर बाजार में हमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इस नाम की चीजें मिलती हैं। ये एक्चुअली फिजिकली कोई चीज नहीं है, मेरी बात समझना। इसको ऐसे समझ के चलो, अगर आपने शार्क टैंक नाम का एक सीरियल आता है सोनी पर, यूट्यूब पर बहुत एक्टिव रहते हैं वो लोग, अगर आपने शार्क टैंक का एक भी एपिसोड देखा है तो मेरी बात को समझना कि सर मान लीजिए आप, एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, एक एग्जांपल लीजिए, और वो कंपनी ये कहती है कि आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए हमारी कंपनी के अंदर। और इस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेंगे जब आप हमारी कंपनी में, तो हम इस 10 लाख के बदले आपको कंपनी का 5% इक्विटी देंगे। यानी 5% इक्विटी के बदले आप हमें कितना इन्वेस्ट करो, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। बिल्कुल, या सिर्फ समझना है, समझना ही है, रोज लिखना तो है ही नहीं। अभी बात को सुनो। और आपने कहा सर एक दूसरा ऑप्शन ये है कंपनी में कि आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए और 10 लाख रुपए पर 12% जो है वो डेट लीजिए। बात को समझना। अब आपने कहा सर यहां पर दोनों में फर्क क्या है, ये हम देखते हैं मोस्टली। सर क्वेश्चन की क्लास ली क्या आपने? बिल्कुल, कल मैंने 50 करा दिए थे, 50 आज कराऊंगा। आधी क्लास कल कराई थी, यानी 1 घंटे से ज्यादा समय लगा उसमें, और आधी क्लास आज कराऊंगा। अब इन दोनों में फर्क समझो पहले। देखो, जब हम ये कहते हैं कि सर 10 लाख रुपए के बदले 5% इक्विटी, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में आप पैसा दोगे 10 लाख रुपए, तो कंपनी के 5% के मालिक हो जाओगे। यानी 5% कंपनी आपकी, जितना प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, उसका 5% आपको मिलेगा। और इक्विटी को ही शेयर बोला जाता है सर, यानी कंपनी में 5% आपको प्रॉफिट, यानी आप मालिक हो जाओगे। अब कंपनी कितना कमाएगी उसके हिसाब से निकलेगा 5, ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा मिलेगा, कम कमाएगी तो कम मिलेगा। दूसरा यह है कि आपने 10 लाख दिए, 12% डेट का मतलब 12% का ब्याज ऊपर। आपको इस 10 लाख के बदले हर साल जो है वो 1,20,000 रुपए जो है वो ब्याज के मिलेंगे, इंटरेस्ट के मिलेंगे, ये फिक्स है। अगर आप ब्याज पर लगाओगे तो ब्याज का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। अब आप कंपनी कितना भी कमाएगी, लेकिन आपका ब्याज ना बढ़ेगा ना वो ब्याज कम होगा, आपको ब्याज पर देना है। अब जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते बहुत ज्यादा, सर जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो पैसे को ब्याज पर लगाते हैं,
उसे डेट या डिबेंचर कहते हैं। तो एक अधिकार हुआ तो हुआ, कोई सामान थोड़ी मिला हमें सर, एक अधिकार ये हुआ कि इसमें डेट बोलेंगे कि डेट में पैसा लगाया, डिबेंचर में तो ब्याज मिलेगा। और अगर मैंने इक्विटी में लगाया सर 5%, प्रॉफिट का 5%, अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ सर, तो फिर उसका 5% भी तो बहुत ज्यादा होगा, और प्रॉफिट कम हुआ तो 5% भी बहुत कम होगा। यानी अगर कोई इंसान रिस्क लेना चाहता है बाजार में पैसा लगाकर, तो उसको हमने शेयर कहना है सर। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सामान कोई नहीं है बल्कि अलग अलग फीचर हैं। किसी पर ब्याज मिलेगा, किसी पर प्रॉफिट मिलेगा, किसी में डिस्काउंट मिलेगा, किसी में ज्यादा रिस्क होगा, किसी में कम रिस्क होगा। हम ये कह सकते हैं लो एंड हाई भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल प्रॉफिट जो है हमारा सर, ये प्रॉफिट का परसेंट है तो प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसलिए मैंने कहा यहां अमाउंट फिक्स नहीं हुआ, ये आपके पास ज्यादा रिस्की है, क्योंकि फायदा भी हो सकता है नुकसान भी। यहां अमाउंट क्योंकि 12% पर आपने लगा दिया अगर, तो फिक्स बात हो गई कि आपको साल का 1,20,000 का ब्याज मिलता रहेगा। कंपनी प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, कहीं से उधार ला कर दे, लेकिन ब्याज देगी। ये इतनी सी कहानी थी। अब मेरी बात को सुनना, जो मैं कहूं वो लिखना ध्यान से। तो सर बाजार की शुरुआत अगर हम करें तो फाइनेंशियल मार्केट, जहां पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। देखिए इस बाजार को बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला और एक लॉन्ग टर्म वाला। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल तक, यानी जहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट करूं और मुझे 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा वापस मिल जाए, वो शॉर्ट हुआ। जहां पैसा मैं 1 साल से ज्यादा समय के लिए, 2, 3, 5, 10 साल के लिए लगाऊं, वो लॉन्ग टर्म हुआ। दो बाजार है सर हमारे, शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला, याद रहेगा इतना तो। अब देखो ध्यान से सुनना सर, पहली स्लाइड क्या है हमारी, जो हमारी मनी मार्केट है। मैं फिर कह रहा हूं समझने के बाद, ज्यादा वक्त नहीं, शाम को ही क्वेश्चन सॉल्व करना, और जितना मैं पढ़ाऊंगा माइंड में रहेगा, गारंटी इस बात की है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ सर अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, 1 साल तक के लिए, उसे मनी मार्केट कहते हैं। और इसको रेगुलेट करने वाला, इसका संचालन करने वाला, इसके नियम कानून बनाने वाला कौन होगा? तो आप कहोगे सर वो आरबीआई होगा, यानी इसका संचालन आरबीआई करेगा। अब इस बाजार में हम क्या क्या लेन देन करेंगे आगे समझाऊंगा सर। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेज एंड मीन एडवांस और कैश मैनेजमेंट बिल, ये 5 उपकरण जो हैं, इन सबका लेन देन होगा मनी मार्केट में। अब जो मनी मार्केट में होगा सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा आशीष, वेट करो, हर एक ऑप्शन दूंगा मैं, वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो आपने कहा सर ये 5 इंस्ट्रूमेंट पर हमसे पूछेगा, जब इन पांचों को मनी मार्केट का हम कहेंगे, और इन सब का टाइम 1 साल से ऊपर नहीं हो सकता। अच्छा, जनरली जिसका टाइम 1 साल के ऊपर रहता है, लॉन्ग टर्म कहते हैं सर, उसको रेगुलेट करने वाला जो होता है उस संस्था को सेबी कहा जाता है। इसमें हम शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और पार्टिसिपेटरी नोट की बात करते हैं। अमूमन शेयर बाजार का शब्द आते ही आपको पता है सेबी का जिक्र आता है, ये हमने क्लास में देखा है, क्वेश्चंस करे हमने इसके ऊपर, इसके आधार पर। अब सेबी क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, आरबीआई क्या है वो मैं बता चुका हूं। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा होगा, या तो ये पूछेगा वो कौन सा बाजार है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए या 1 साल से कम समय के लिए काम करता है। मेरी बात समझना, याद रखना भाई। तो आप कहोगे सर इन सब को हम इन्हीं नामों से जानते हैं, चाहे हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें, नाम इनके यही रहेंगे, इसको अलग से कोई नाम नहीं देना। बात समझ लो पहले। तो एक है हमारी शॉर्ट टर्म वाली मार्केट और एक है हमारी लॉन्ग टर्म वाली। अब मैं आरबीआई को पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं आरबीआई का मुख्यालय ऑफिस मुंबई में है। आरबीआई जो है उसके गवर्नर का नाम शक्तिकांता दास है। आरबीआई को 1935 में बनाया गया था, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आएगा सर, हमारा जो सेबी है, जो शेयर बाजार रेगुलेट करने वाली संस्था है, सेबी को कब बनाया गया था, सेबी का मुख्यालय कहां पर है? सुनिएगा, देखो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं इसका काम क्या होगा, आप कहोगे सर जो भी पैसा लगाता है शेयर बाजार में, जो इन्वेस्ट करता है शेयर बाजार में, उस इनको ध्यान देना, उसकी रक्षा करना कौन? सेबी का काम। शेयर बाजार के बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, शेयर बाजार में कैसे लेन देन करना चाहिए, ये किसका काम? सेबी का होगा। सर अगर कोई फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे तो उसको बढ़ावा देना, और कोई गलत तरीके से काम करे, इलीगल तरीके से काम करे, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? सेबी करेगा। शेयर बाजार जो हमारा होगा सर, वो कौन संचालित करेगा? वो सेबी करेगा। तो सेबी का काम क्या है, जरा समझना बात को। तो आप कहोगे सर सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
कब बना है सेबी? 12 अप्रैल 1988 को बना है। सेबी बनाने का कानून आया है 1992, यानी 4 साल के बाद। एक्चुअली आपने देखा होगा एक स्कैम मूवी आई थी सर, स्कैम 1992। हमने देखा कि स्कैम किया गया था, वो क्या था वो अलग कहानी है, लेकिन सेबी कानून लगभग 4 साल बाद आया। और जिसका कानून बन जाता है वो क्या होती है बताइए मुझे? आपने कहा सर जिसका कानून बन जाए वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी वैधानिक। आरबीआई में भी आपने बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईआरडीएआई को भी बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है, नाबार्ड को भी बताया स्टैट्यूटरी है, क्योंकि उन सबके कानून लाए गए। हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। चेयरमैन का नाम क्या है? माधाभीपुरी बच। पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। तो सवाल है सर इसका काम क्या है? देखो, तो निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित और निष्पक्ष कारोबार को बढ़ाना, अवैध कारोबार को रोकना, शेयर बाजार की संचालन करना, शेयर बाजार के बारे में लोगों को जागरूक करना, जो ब्रोकर सेवाएं उनको बेहतर करना। क्योंकि शेयर बाजार ना हम किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीदते हैं। आपने टीवी पे एडवर्टाइज देखा होगा, ग्रो ऐप आता है, ज़ीरोधा के नाम से आता है सर, आजकल और भी बहुत सारे ऐप होंगे। हम किसी ना किसी के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। जब हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं सर, तो उसके माध्यम से हम शेयर बाजार में लेन देन करते हैं। मतलब सीधा सा लॉजिक ये है कि शेयर बाजार की कोई भी बात होगी तो जवाब होगा हमारा सेबी। होपफुली बात क्लियर है सर। दो बाजार है, एक को आरबीआई चलाता है, एक को सेबी चलाता है। और सेबी जो है वो 1988 में बना है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मुंबई में स्थित है। अब यहां पर देखो होगा क्या, हमारे पास हमसे बहुत सारे शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वो बताइए, सबसे पहले मुझे एक शब्द के बारे में बताइएगा। अगर मैं कहूं कि आपको कि किसी भी व्यक्ति को अगर शेयर बाजार में लेन देन करना है, कोई भी शेयर खरीदना चाहता है सर, तो उसको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा? समझिए बात को। तो आप जानते हैं कि सर हमने पढ़ा है, एक व्यक्ति सेविंग अकाउंट ओपन करता है, एक बिजनेस कंपनी का करंट अकाउंट होता है। अगर एक साथ पैसा जमा करना हो तो उसको एफडी करना कहते हैं, महीने महीने में जमा करना हो तो उसको बैंक में आरडी करना कहते हैं, और जिसको शेयर बाजार में लेन देन करना हो उसको डीमेट अकाउंट ओपन कराना, ये बैंक में खुल जाता है। ये जो अप स्टॉक आपने नाम लिया है, जो ज़ीरोधा का नाम लिया है, जो आपने ग्रो ऐप का नाम लिया, और भी आजकल बहुत सारे हैं सर, ये सारे डीमेट अकाउंट ओपन करते हमसे शेयर बाजार में डील कराते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, चलिए मेरी बात समझ पा रहे हैं अभी? तो आपने कहा ठीक है सर यहां पर, लेकिन अब देखो शेयर बाजार में क्या होता है। देखो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनना मेरे। शेयर बाजार में एक वर्ड आता, मैंने आपसे कहा, पूरी बात सुनना। देखो, तो अगर आपसे कहें कि कोई भी व्यक्ति को अगर शेयर बाजार में ट्रेड करना हो, शेयर बाजार में लेन देन करना हो, शेयर बाजार में व्यापार करना हो, तो कौन सा अकाउंट चाहिए? तो आप कहोगे सर उसके लिए हमें चाहिए डीमैट अकाउंट। बस इतना याद रखना। जब हम कोई भी पैसा लगाते हैं बाजार में और उस पर हमें ब्याज मिलता है, एक्चुअली उसको ब्याज नहीं कहते हैं। देखो बैंक में लगाते हैं तो उसको ब्याज कहते हैं, किसी को उधार देते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज को ही शेयर बाजार में क्या कहते हैं सर? उसी को कूपन रेट कहा जाता है। तो कूपन रेट क्या होता है सर? ब्याज को कूपन रेट कहा जाता है भाई। अच्छा, जो कंपनी है, जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो कंपनी का जो लाभ होता है या उसको लाभांश कहते हैं, तो कंपनी का जो लाभ होता है, हिस्सा होता है लाभ का एक अंश होता है, लाभ का हिस्सा होता है सर। क्योंकि जो कंपनी में शेयर खरीदेगा उसको लाभ का हिस्सा मिलेगा या लाभ मिलेगा, ये कहोगे सर। उसी लाभ को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। बिल्कुल आराम से समझ लेना, डिविडेंड क्या होगा सर? जो शेयर होल्डर पैसा लगाएगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसी को लाभांश कहते हैं, लाभ कहते हैं, डिविडेंड। अच्छा, शेयर बाजार में ये बहुत बार पूछा जाता है, बुल और बियर शब्द क्या होते हैं? देखो, बुल ऊपर जाने को रिप्रेजेंट करता है और बियर नीचे आने को रिप्रेजेंट करता है। यानी कहने का सिंबल ये है कि जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, जब कंपनी को फायदा होता है, किसी शेयर खरीदे आपने, 100 रुपए का खरीदा, बढ़ के 110 120 का हो गया,
फायदा हो रहा है जब, इसको बुल कहा जाता है, और नीचे जाने को बियर। वैसे बुल का मतलब तो सांड होता है सर, क्योंकि सांड हमेशा ऊपर की ओर देखता है, और बियर यानी कि भालू, वो हमेशा अपनी गर्दन को नीचे रखता है। ये सिंबॉलिक शब्द है, याद रखना, जो ऊपर और नीचे जाने की बात करते हैं। याद रहेगा किससे यूज है इसका। अच्छा, जब एक बैंक ही किसी दूसरे बैंक को लोन देता है सर, उसे क्या कहेंगे? जब एक बैंक ही किसी दूसरे बैंक को एक दिन का लोन देता है, उसे कॉल मनी कहा जाता है। जब एक बैंक ही किसी दूसरे बैंक को 2 दिन से लेकर 14 दिन का लोन देता है, 2 से लेकर 14 दिन तक का, तब उसे क्या कहा जाता है सर? उसे नोटिस मनी कहा जाता है। जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को 14 दिन से ज्यादा का लोन देता है सर, तो उसे क्या कहा जाता है? याद रखना, तो उसे टर्म मनी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। ये ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये दो ऐसे सवाल हैं जो लगभग लगभग हर एग्जाम में मिल जाते हैं सर। बुल और बियर का शब्द का संबंध पूछ लेता है, और साथ में पूछ लेता है कि एक बैंक अगर दूसरे बैंक को एक दिन का लोन दे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कॉल मनी कहा जाएगा। ज्यादा हो तो नोटिस, और उसके बाद हो तो टर्म कहा जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझना, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, उसे क्या कहा जाता है? अगर कोई भी कंपनी है और वो पहली बार शेयर को जारी करती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, देखो आपने देखा होगा सर, अभी हाल ही में न्यूज में रहा था LIC। तो LIC कंपनी है जो उसने पहली बार अपने शेयर बेचे। सर पेटीएम कंपनी ने पहली बार शेयर बेचे, स्विगी जोमेटो कंपनी ने पहली बार बेचे। तो बताओ क्या होगा? जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेचती है, उसी को आईपीओ कहा जाता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। आईपीओ क्या होता है? पहली बार कंपनी का शेयर बेचना। कंपनी है और शेयर में आती, अभी मैं बताऊंगा शिवा सब कुछ। तो आपने कहा सर याद रहेगा। अच्छा, जब हम इलीगल तरीके से लेन देन करते हैं, तो कंपनी में इलीगल तरीके से लेन देन करना, इलीगल का मतलब जैसे मान लीजिए कि कंपनी कोई फैसला करने वाली है, कंपनी कोई डिसीजन लेने वाली है, और उसकी इंफॉर्मेशन पहले से लीक कर दी जाए अगर, तो उसे क्या कहा जाएगा? चलिए भाई, तो आपने कहा सर अगर इलीगल तरीके से रोकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका जानकार है। अब कंपनी के फैसले होने से पहले आप उस व्यक्ति को बता देते हो कंपनी क्या करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति जानकार है और उसको आप पहले से इंफॉर्म कर दोगे, तो बताओ क्या होगा? आप कहोगे सर उसको तो फायदा होगा जिसके पास जानकारी पहले से आ गई, और बाकी आम इंसान को नुकसान हो जाएगा। उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी गलत तरीका है ये व्यापार करने का, और इसको रोकने का काम सेबी करेगा। शेयर बाजार में अगर आप लेन देन करोगे तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है, उसे STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं सर। सिक्योरिटीज कहते हैं शेयर बाजार की चीजों को, और उस पर अगर आप कोई भी चीज पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो उस पर आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं सर। तो अभी जो हमने सोचा और समझा और पढ़ा है अभी तक, वो क्या था सर? वो ये पढ़ा हम लोगों ने यहां पर इंपॉर्टेंटली कि सर शेयर बाजार दो तरीके का है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का। एक को RBI और एक को सेबी चलाता है। और इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें याद करनी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, या फिर STT क्या है। अगर किसी सिक्योरिटी से रिलेटेड शिकायत है आपको, तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मुंबई में बना हुआ है सिक्योरिटीज अपीलिएट ट्रिब्यूनल, यानी SAT बना हुआ है। अब ये सब बातें याद रहेंगी होपफुली। एक बार सभी लोग मुझे यस का कमेंट करेंगे कि सर जब क्वेश्चन हम कर लेंगे कल, बहुत दूर नहीं है, यानी शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, और क्लास आने से पहले कर लेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा तो उसकी गारंटी है मैं सॉल्व कर दूंगा उसे। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि इतनी बात समझ में आ गई है सर। एक बार यस कह दें सभी लोग जल्दी से, कि पहली बार करने को क्या कहा जाता है?
बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ रहा है थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ही आएगा, अभी मैंने कहा, पहले ही कहा मैंने थोड़ा ही आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा, कंफर्म है बात। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझना सर, अगर मान लो आपके मन में सवाल ये है कि ठीक है हम इस कंपनी में शेयर खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सर, अब बताइए क्या करें, कहां जाएं। देखो, एक तो डीमेट अकाउंट खुल गया, मेरी बात समझना। अब आपको कहोगे कि सर हजारों कंपनियां हैं देश में, लाखों कंपनियां हैं देश में, इन हजारों और लाखों कंपनियों के ऑफिस जाएं खरीदने के लिए, दिन भर यही चक्कर लगाएंगे? नहीं मेरे भाई, देखो, आपको अगर घर पर रहकर भी शॉपिंग करनी तो कर सकते हो ना। कैसे करते हो शॉपिंग बताओ? सर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, हम वहां जाते हैं, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और सामान खरीदते हैं। अगर मैं कहूँ शेयर खरीदना हो आपको तो किसी ऑफिस नहीं जाना है सर, हम ऑनलाइन साइट पर जाएंगे, ऐप पर जाएंगे, BSE है हमारे देश में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सारे शेयर उसके पास रजिस्टर्ड होंगे। एक NSE भी है, उसके पास भी होंगे, हमें जहां सही लगे हम वहां से खरीद लेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो BSE और NSE क्या है सर? हमारे वो स्टॉक एक्सचेंज जहां से शेयर खरीदा बेचा जाता है, वो हो गए दो भारत के याद करने हैं, और उसके अलावा अमेरिका का याद करना है, NYSE जो होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आपने कहा सर हमारे पास अगर शेयर को परचेज करना हो मेरे दोस्त, तो एक होगा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत में और एशिया में सबसे पहले बना था। कल मैं प्रैक्टिस करा रहा था MTS वाली, मुझे याद आ गया, MTS की प्रैक्टिस में ये सवाल पूछा गया था कि BSE एशिया का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, जवाब में आया था पहला, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था MTS का, बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था। देखना कल की क्लास करोगे तो मिलेगा उसमें। तो आपने कहा सर ये एशिया का पहला है, और ये 1875 में बना है मुंबई में, बॉम्बे में, इसलिए इसका नाम बॉम्बे है। और ये दलाल स्ट्रीट उस जगह को बोला जाता है जिस जगह पर ये क्वेश्चन होगा। सुख मेरे भाई, बात समझ में आ रही है यहां पर? तो आपने कहा सर ये BSE जो है भाई भारत में बना है, बॉम्बे में बना 1875 में, और इसके अंदर की जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, सारी नहीं, इसके अंदर जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, उन टॉप की 30 कंपनी जिनको ब्लू कहा चिप कहा जाता है, जो कि बहुत बेहतर कंपनियां हैं, उनकी वैल्यू को मिलाकर सब एक शब्द देते हैं जिसको हमने सेंसेक्स कहना है। तो अगर पूछेगा सेंसेक्स कितनी कंपनियों का होता है, बस इतना ही पूछेगा, तो कहोगे सेंसेक्स 30 कंपनियों का होता है। पूछेगा सेंसेक्स कौन से स्टॉक एक्सचेंज का होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का होता है सर सेंसेक्स के नाम से। एक NSE होता है, नेशनल, 1992 में बना है, मुंबई में है ये भी, लेकिन इसके अंदर जो 50 कंपनियां हैं उनकी वैल्यू को बोलते हैं निफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, सेंसेक्स में होती हैं 30 कंपनियां और निफ्टी में होती हैं 50 कंपनियां। दोनों कहां पर है? मुंबई में, यानी भारत के हैं दोनों, दो अलग अलग, जैसे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो या आपके पास अमेजॉन से शॉपिंग करो। एक अमेरिका का भी है जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा है सर, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, 1792 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट जगह पे बना। तो ये सवाल ऐसे पूछेगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको, आया हुआ सवाल है ये कि वॉल स्ट्रीट शब्द का संबंध किससे है। ये वॉल स्ट्रीट नाम की मैगजीन भी आती है, मूवी भी बनी हुई है, न्यूज पेपर भी है शायद इस नाम का, आपको सब कुछ मिलेगा इस वॉल स्ट्रीट नाम के शब्द से। और ये अमेरिका के शेयर बाजार के लिए यूज होता है, जैसे कि भारत के लिए दलाल स्ट्रीट यूज होता है। सुख मैंने कहा मैं कराकर जाऊंगा आखिरी क्लास में, तो टेंशन मत लीजिए सर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। तो ये हो गए हमारे BSE की कंपनियां, NSE की कंपनियां, और साथ में इनके सेंसेक्स और निफ्टी हो जाएंगे। अब मेरी बात समझना कि सर हम जब कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं मान लीजिए, अब उसमें एक सवाल ये बनता है हमारे पास कि हमने ये कहा सर हमारे पास एक ट्रेजरी बिल है, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ट्रेजरी बिल होता है। सर ट्रेजरी बिल क्या होता है? देखो सवाल ऐसा ही पूछेगा ट्रेजरी बिल होता क्या है। लेकिन मैं एक बात कहूं आपसे कि मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को निवेश करना चाहते हो, बहुत ध्यान से सुनना, और मैं आपसे कहता हूं कि आप पैसे को भारत सरकार के पास लगा दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लगा दो। आपने कहा ठीक है हम गवर्नमेंट के पास लगा देंगे। मेरी बात समझना, मैंने कहा आपको ये पैसा लगाना होगा या तो 91 दिन या 182 दिन या 364 दिन, ये 3 टाइम है। इन 3 टाइम के लिए आप सरकार को पैसा दे दो और सरकार उतने टाइम के बाद फिर आपको पैसा वापस कर देगी। तो आपने कहा ठीक है सर हम सरकार को पैसा दे देते हैं 91 दिनों के लिए,
अब जब सरकार को हम, एक सेकेंड भाई, चलिए मेरी बात समझिए। अब देखिए भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बात को समझना। तो अब मैंने कहा, चलिए अब ने कहा ठीक है सर, हम सरकार के पास पैसा लगाएंगे तो इस कागज को क्या कहा जाएगा, ध्यान से सुनना सर, इसे कहा जाएगा ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाएगा, इस कागज को कहा जाएगा ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल कौन बेचता है मुझे बताओ, तो आप कहोगे भारत सरकार। कितने दिन, इतने दिन। सवाल है कि सर हम ट्रेजरी बिल में पैसा लगाएंगे तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, शब्द को सुनना पहले, प्रतीक। तो आपने कहा सर अगर ट्रेजरी बिल में पैसा लगाएंगे तो ब्याज कोई नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं बताओ, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता सर, क्या हम उसमें पैसा लगाएंगे? बस मेरा इतना सवाल है, जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता क्या उसमें पैसा लगाएंगे हम? तो आप कहोगे सर जिस पे ब्याज नहीं मिलेगा तो क्या फायदा लगाकर। अब मैं एक बात समझना, मैं आपसे कहूं कि एक सामान जो है वो 25,000 रुपए की कीमत का है। कितने का है? 25,000 का। और आप इसमें पैसा लगाओ 91 दिन, मान लो 91 दिन ले लो, और 91 दिन के बाद आपको मिलेंगे इसके बदले 26,000। आज आप 25,000 सरकार को दो, सरकार आपको 91 दिन बाद देगी 26,000। कितनी कमाई होगी? आप कहोगे सर 1,000 रुपए कमाई होगी। तो 1,000 रुपए इसको कहूंगा मैं कि ब्याज हो गया। 1,000 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया सर। अब मैं आपसे कहूं एक बिल है 25,000 रुपए का, और आपसे यह कहा जाए कि इस बिल को आज आप 24,000 में खरीद लो। आज आप इसके बदले कितने दे दो? 24,000 दे दो, और 91 दिनों के बाद जो ओरिजिनल कीमत है वो पूरी मिल जाएगी। 25 की जगह आज 24 दे दो, बाद में 25 ले लेना। सर फायदा तो तब भी 1,000 का हुआ, लेकिन इसको क्या कहूंगा? इसको मैं डिस्काउंट कहूंगा। अब मेरी बात समझना, क्यों सर? ये इसकी कीमत थी, ये ओरिजिनल कीमत थी। जब ओरिजिनल कीमत से बढ़ाकर मिले तो ब्याज बोला जाता है, और घटाकर मिले तो डिस्काउंट बोला जाता है। तो अब मुझे बताओ, जिस पर ब्याज नहीं मिलेगा उस पर क्या मिलेगा? जिस पर ब्याज नहीं मिलेगा उस पर क्या मिलेगा? आपने कहा सर ब्याज जहां जहां नहीं होगा वहां वहां डिस्काउंट होगा, क्योंकि सर फायदा होना चाहिए, हम तो फायदे के लिए करते हैं, सरकार को पैसा देंगे हमें ब्याज मिले या डिस्काउंट, लेकिन हम जो पैसा दें वो बढ़कर मिलना चाहिए। यही हुआ ना मतलब, बस इतना याद करना था। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो पहली बात समझना, तो एक सवाल है ट्रेजरी बिल कौन बेचता है, ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में। मैं कह रहा हूं शाम को क्वेश्चन करके देखिए। आपने कहा ट्रेजरी बिल पूछे कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। कितने टाइम का होगा? तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का होगा। फिक्स टाइम है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम होगा। कीमत क्या होगी? 25,000 रुपए की, और उसके गुणा में इसकी कीमत रखेंगे। ये सरकार करती है, इसलिए इसको सुरक्षित मानते हैं, सिक्योर्ड मानते हैं, इसको सुरक्षित मानते हैं, सिक्योर मानते हैं। और सर क्योंकि ये जो होगा इस पे ब्याज नहीं होगा, आपने बताया, इसलिए इसको जब बेचा जाएगा तो डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, और बाद में पूरी वैल्यू वापस हो जाएगी, तो वही फायदा हो जाएगा। सर कूपन रेट कितने रुपए पे कितना मिलता है? देखो कूपन रेट कितने रुपए पे कितना नहीं होता है आशीष मेरे भाई, कूपन रेट होता है ब्याज की दर। मैं आपसे कहूं आप कोई भी पैसा लगाओ उस पर आपको 5% ब्याज मिलेगा। तो भाई ये तो सीधा सा हुआ ना, 5% का मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज। अब 1 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 11 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, सर जितना लगाओ उसका 5% ब्याज बन जाता है।
समझ में नहीं आया, मेरी बात समझना मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा? भाई आपके पास पैसा है, सीधी सी बात सचिन ये है, और मैं ये पैसा लगाना चाहता हूं बिजनेस में किसी जगह पर कि मेरा पैसा बढ़ जाए। ध्यान से समझना। अब बढ़ाने का एक तरीका क्या है, आपने ये पैसा दे दिया भारत सरकार को, ठीक है, भारत सरकार आपसे पैसा लेगी 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए। वो आपसे कहेगी आप ये 25,000 रुपए का एक सामान बिल है, एक कागज है, आज आप 24,000 देके ये कागज ले लो, बाद में 25,000 रुपए देकर। मेरी बात समझना। आपने कहा सर आज हमने 24 सरकार को दिए, सरकार ने एक कागज का टुकड़ा हमें दिया, 91 दिन बाद हमने वो कागज सरकार को वापस करके बदले में ले लेने 25,000 रुपए, तो कितनी कमाई हो गई? 1,000 रुपए। भाई इन्वेस्टमेंट यही होता है ना, 1,000 रुपए हो गया सर। अब इस 1,000 को डिस्काउंट कहूंगा, क्यों? क्योंकि जब कीमत से कम पर मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्काउंट कहा जाता है। और जब कीमत से ज्यादा पर मिलता है, याद रखना, तो उसको क्या कहा जाता है सर? जब कीमत से ज्यादा पर मिलता है कुछ, तो उसको कहा जाता है ब्याज। मेरी बात समझ लो। तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से सुनो मेरी बात। लो भाई, आपकी बात मैं मान लेता हूं, आपकी हर एक चीज को मान लिया है मैंने। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से समझना। तो एक हमारे पास होता है सर ट्रेजरी बिल। तो सवाल ये पूछेगा कि बताओ ट्रेजरी बिल जो होता है, ये कागज, ये इन्वेस्टमेंट जो बदले में हमें मिलेगा सर, ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो आपने कहा अगर ये पूछता है मुझसे कि इसे इश्यू कौन करेगा, इसे जारी कौन करेगा, तो हम कहेंगे कि ट्रेजरी बिल को जो जारी किया जाएगा वो किसके द्वारा? तो ट्रेजरी बिल को जारी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा। एक तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ जो ट्रेजरी बिल होगा ये कितने समय के लिए इश्यू होगा, ट्रेजरी बिल को कितने समय के लिए जारी किया जाएगा? आपने कहा सर इसमें फिक्स है 91, 182 और 364 दिन के लिए फिक्स होगा। इतने दिनों के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे सरकार के पास। आराम से समझो बात मिद्दत। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी कीमत क्या होगी? सर इसकी कीमत सरकार जो रखेगी वो कम से कम, डिनोमिनेशन कहते हैं कीमत को, मूल्य कितना होगा? तो इसकी जो कीमत रखेगी सरकार वो रखेगी 25,000 रुपए और उसके गुणा में, यानी 25,000 रुपए कम से कम या फिर उसकी गुणा में होगा। या तो 25,000 रखेगी या 50,000 रखेगी या 1,00,000 रखेगी, यानी 25,000 रुपए में। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ ये 25,000 रुपए का सरकार का एक बिल मिल रहा है, तो इस बिल में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे सर इसको इश्यू किस पे किया जाएगा? अब इसकी नीलामी होगी। मान लो ये मैं कह रहा हूं मैं सरकार हूं, मैं 25,000 का बिल लेकर आया हूं कि बताओ कौन कौन खरीदना चाहता है, और अपनी अपनी बोली लगाओ, अमाउंट बताओ। तो जो कहेगा भाई कि सर हम सबसे ज्यादा पैसा देंगे, सर इसको बेचा जाएगा जब इश्यू होगा तो ये 25,000 से कम में होगा, इसको बोलेंगे डिस्काउंट, यानी इसको बट्टे पर बेचा जाएगा, डिस्काउंट पर बेचा जाएगा, बट्टा हिंदी में कहते हैं। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा, 91 दिन है तो वो पूरे होने पर, 182 है तो वो पूरे होने पर, जब समय पूरा हो जाएगा तो जो इसकी पूरी वैल्यू है सर, जिसको फेस या पार वैल्यू कहते हैं, जिसे हिंदी में सम मूल्य कहा जाता है, ये मिल जाएगा। अब क्योंकि ये सरकार करती है तो इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है सर, इसी को बोला जाता है कई बार, क्योंकि इसको सरकार करती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये पूछ लेता है तो इसको हमने सर सिक्योर्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि सरकार करती है। इसे हम सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट यानी कि सुरक्षित प्रॉमिसरी नोट मानते हैं। यानी यहां पैसा डूबता नहीं है, सरकार तो कभी नहीं डूबेगी, पार्टी बदल जाएगी लेकिन सरकार किसी की तो रहेगी। अब मेरी बात समझना। आपने कहा सर अगर हम सरकार के पास इन्वेस्ट ना करें तो बताओ, मैंने कहा एक ऑप्शन और है, आप सरकार के पास ना करो, किसी कंपनी में लगा दो। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी में लगाओगे तो कंपनी वाले भी पेपर देंगे। भाई भाई पेपर तो सब में होगा ना सर, ट्रेजरी बिल भी एक पेपर है, वो सरकार देती है, ये पूछेगा आपसे। तो कमर्शियल पेपर जो पेपर है ये कौन देगा? ये सर कोई कंपनी यानी कॉरपोरेट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कॉरपोरेट होते हैं, उनके द्वारा होगा। कॉरपोरेट मतलब बड़ी कंपनी को कहते हैं। अब ये बेचा जाएगा, इसका जो टाइम होगा वो 15 दिन और से लेकर 1 साल का होगा। 15 दिन से लेकर 1 साल तक का समय होगा। मैंने पहले ही कहा 1 साल से ज्यादा समय होगा ही नहीं सर। अच्छा,
अब इसकी कीमत जो होगी वो 5 लाख रुपए, ऐसे पूछेगा एग्जाम में, 5 लाख रुपए और उसके गुणा में चलेगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे चलेगी उसकी कीमत। अब मुझे कहना है आपसे कि सर ये क्योंकि प्राइवेट कंपनी करती है, तो प्राइवेट कंपनी को हम क्या कहते हैं, अनसिक्योर कहते हैं सर, क्योंकि जितनी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी हो लेकिन सरकार की तरह सिक्योर नहीं है। तो पूछेगा अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट किसे कहा जाता है। 2 मिनट परेशान मत होना, वेट कर लेना। सर आपने कहा अनसिक्योर कहा जाएगा, यानी असुरक्षित कहा जाएगा इसे। और जब इसे असुरक्षित कहा जाएगा, सवाल है कि सर ब्याज तो इस पर भी नहीं होगा, ब्याज तो इस पर भी नहीं होगा, फिर इस पर क्या मिलेगा। अब बताओ मुझे, सर ये 5 लाख की कीमत का है पर ब्याज नहीं होगा, तो क्या कहोगे बताओ जल्दी से। सर जितने का भी बिकेगा लेकिन डिस्काउंट पर, 4 लाख का, 4.5 लाख का, वो तो डिपेंड करेगा लेकिन हमेशा डिस्काउंट पर, बट्टे पर बेचा जाएगा। और जब समय पूरा होगा तो हमें मेच्योरिटी पर पूरी, यानी कि पार या फेस वैल्यू जो होगी, जो इसका सम मूल्य होगा वो मिल जाएगा। मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम देकर पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आप देख रहे हो ये क्रैश कोर्स की तरह हम चल रहे हैं, तो इसलिए टाइम कम रह जाता है कई बार। लेकिन परेशान मत होना, मैं लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा सवाल कैसा पूछा जाता है। 2 मिनट मुझे दीजिए बस, मैं लाइव ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस तो बाद में कर लीजिएगा, अभी क्लास में करेंगे सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं हम सर कंपनी में नहीं लगाना चाहते सर, हम लगाना चाहते हैं किसी बैंक में, तो बैंक में भी पैसा लगा सकते हो, उसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगर आप अपना पैसा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में लगाओगे, बैंक या वित्तीय संस्थान में, तब वो जो कागज आपको मिलेगा उसे कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, इसका टाइम जो रहेगा वो रहेगा 7 दिन से लेकर 1 साल तक। मैंने पहले ही कहा 1 साल से ज्यादा तो होगा ही नहीं सर किसी का, 7 दिन से लेकर 1 साल तक। इसकी जो कीमत रहेगी वो होगी 1 लाख रुपए और उसके गुणा में, 1 लाख रुपए और उसके मल्टीपल में होगी, 1 लाख रुपए और उसके गुणा में होगी। और आप जानते हैं सर ब्याज यहां भी नहीं मिलेगा, जितना मैंने बताया उतना समझो। तो आपने कहा सर जाएगी, सर जहां पूरी वैल्यू पे बेचते हैं बाद में बढ़कर मिलता है, ब्याज मिलता है, या नहीं मिलेगा, इसको क्या कहा जाएगा। तो जनरली तौर पर इसको कोई नाम नहीं दिया जाता, सिक्योर या अनसिक्योर नहीं कहा जाता। अब ये बात समझना 2 मिनट के लिए। अब आपने कहा सर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना भाई। अब एक वर्ड आता है सर कैश मैनेजमेंट बिल। इसको क्या किया जाता है, इसको भी सरकार बेचती है, लेकिन अगर मान लो सरकार आपसे पैसा ले रही है सर 90 दिनों तक के लिए, यानी 91 दिन से कम के लिए, तब उस कागज को क्या बोलेंगे, कैश मैनेजमेंट बिल बोलेंगे। बात समझना, कैश मैनेजमेंट बिल कौन बेचेगा, सरकार बेचेगी, लेकिन 91 से कम के लिए बेचेगी। और जो मैंने कहा बेचेगी तो किस पर, डिस्काउंट पर होगा सर, और बाद में पूरी वैल्यू मिलेगी। इसकी कीमत तय नहीं है पर जो भी होगी हमेशा डिस्काउंट पर होगा। एक आखिरी बात और, फिर मैं आपको 10 मिनट प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें आज। तो आपने कहा सर अगर मान लो मैं कहूं सरकार को हमारी कौन लोन देता है, हमारे सरकार को लोन कौन देता है, आप कहोगे सर हमारे देश की जो सरकार है उसको लोन देने का काम आरबीआई करती है, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, लोन जो होता है वो हमेशा कौन देता है, आरबीआई देता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, तो इस केस में आप मुझे बताओ कि सर जब सरकार को आरबीआई लोन देती है तो कितने दिनों के लिए देती है, 90 दिनों के लिए, और कितना ब्याज लेती है, जितना रेपो रेट होता है। मैंने आपको परसों ही पढ़ाया मॉनेटरी पॉलिसी में कि रेपो रेट कितना होता है। अब मेरी बात समझना भाई, आशीष आपका कमेंट मैं पहले ही देख चुका था, अब टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको आज इतना ही पढ़ाने वाला हूं, मेरी बात समझो। 2 मिनट के लिए जितना समझ में आए उतना करना चाहिए सर, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके एक एक करके सवाल लेता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपका एक भी सवाल जो है वो गलत नहीं जाएगा। चलिए मैं 10 मिनट प्रैक्टिस कराता हूं आपको। बिल्कुल, जितना कहूं, जितना कहूं उतना समझना। ट्रेजरी बिल और सीएमबी में फर्क होगा कि ट्रेजरी बिल 91 दिनों का होगा और सीएमबी 91 से कम का होगा, बस ये फर्क होगा। अब मेरे एक एक सवाल को सुनना और जवाब देना भाई।
वेट कर लीजिए। बिल्कुल। यूट्यूब चैनल का नाम है राकेश यादव पब्लिकेशन, RYP। बस जितना मैं कहूं उतना सुनकर जवाब दे देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ये एग्जाम में पूछेगा, SSC के किसी भी लेवल पर, इसके बाहर नहीं जाएगा। कौन सा भारत में पूंजी बाजार को, चलिए म्यूचुअल फंड कल बताऊंगा, कोई बात नहीं है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड कल बता दूंगा। भाई ऐसा कोई कसम नहीं खाइए कि इतनी ही क्लास में करना, एक क्लास बढ़ा दूंगा आपके लिए, समझ में आए बस उतना पढ़ो अभी। तो आप मुझे बताओ सर, भारत में पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? जवाब क्या होगा सर? इसको रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है आशीष, बताऊंगा आपको भाई। अच्छा, दूसरा समझिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी का सवाल है ये। सर एसएससी का सवाल है, सेंसेक्स कितनी कंपनियों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कितनी कंपनियां शामिल होती हैं? कौन से स्टॉक एक्सचेंज का होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और पूछेगा सर 20 होती हैं, 30 होती हैं, 50 या 100? सर 30 और 50 का कॉम्बिनेशन है, निफ्टी में 50 और सेंसेक्स में 30 होती हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें कौन सा बाजार एक वर्ष से कम, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के व्यापार की अनुमति एक साल तक के लिए कौन सा होता है? एक साल तक के लिए सर हमने देखा है, ग्लोबल मार्केट कोई शब्द नहीं, ट्रांजैक्शन मार्केट कोई शब्द नहीं, या तो मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट, दो ही शब्द होते हैं सर। तो निफ्टी को 50 बोलते हैं, जैसे 30 को नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते अंकित। तो आपने कहा सर एक साल तक वाली मनी मार्केट होती है, बताओ हो रहा है ना सवाल सॉल्व? सेबी का काम क्या है बताइए, सेबी का काम क्या है बताइए, सेबी का काम क्या है बताइए? सेबी का काम क्या है इनमें से बताइए, ये सवाल आएगा एग्जाम में। तो आपने कहा सेबी का काम है सर निवेशकों के हितों की रक्षा करना, जो निवेशक पैसा लगाने वाले हैं उनके हितों की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका ध्यान देना, सेबी का काम, उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अंकित आप मेरा डाउट समझे नहीं, क्या डाउट था? कोई रह गया तो मैं देख लूंगा, एक बार दोबारा पूछ लो, मैं फोकस के साथ देख लेता हूँ एक बार जरा। अच्छा, अगर रह गया है तो बताऊंगा भाई। ट्रेजरी बिल का टाइम कितना होता है? अंकित दोबारा पूछ लो भाई, अगर रह गया समझ नहीं पाया मैं तो। ट्रेजरी बिल का टाइम बताइए कितना होता है? क्या ट्रेजरी बिल का टाइम 14 दिन होता है? आपने कहा सर नहीं। क्या 184 दिन होता है? आपने कहा नहीं। क्या 365 होता है? आपने कहा नहीं। सर 91, 182 एंड 364 तीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। सारे गलत है सर, कोई सही नहीं है, सारे गलत दे दिए इन्होंने तो। कंपनी को जो मुनाफा होगा, मुनाफा मतलब लाभ, प्रॉफिट, कंपनी के मुनाफे का जो हिस्सा शेयर धारकों को मिलेगा उसे क्या कहा जाता है?
कंपनी के मुनाफे का जो हिस्सा मिलेगा शेयर धारकों को, उसे क्या कहा जाता है? तो आपने क्या कहा सर? जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है सर, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। उसे तो डिविडेंड कहा जाता है कंपनी के हिस्से को। ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? आपने कहा सर 364 दिन का होता है, और 364 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह, एक साल होता है सर। 364 दिन का 52 सप्ताह बनते हैं, एक साल बनता है। कमर्शियल पेपर की न्यूनतम सीमा यानी कितने का होता है कम से कम? एक जो कमर्शियल पेपर है वो कम से कम कितने का होता है? अमित, क्लास कितनी रह गई है? कल इस शेयर बाजार और मार्केट पढ़ाऊंगा यानी, और उसके बाद आगे बताऊंगा, फिर तो हो जाएगा आसानी से। तो आपने कहा सर कमर्शियल पेपर होता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का। अगला सवाल बताओ, कॉल मनी क्या होता है? अब आप तो कहोगे ना सर, अब तो एक एक सवाल हो रहा है हमारा, सिर्फ सुनने भर से सवाल हो रहे हैं हमारे सारे। कॉल मनी क्या होता है? मैंने क्या कहा था, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन दे, और वो भी कितने समय के लिए बताओ? आपने कहा सर जब एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन का लोन दे, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को एक दिन का लोन दे, तो उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे कहा जाएगा कॉल मनी। ऐसी कंपनियां जो बहुत मजबूत कंपनियां हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा सर? एक बड़ी, अच्छी तरह स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी को, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी को क्या कहा जाएगा? बताइए भाई। चलिए भाई। अच्छा, ब्लू चिप बोलते, निफ्टी वाली को नहीं बोलते अंकित, कोई ऐसा नाम नहीं है उसका, कोई उन 50 का स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिया गया है, यही मैं आपसे कह रहा था। समझ गया मैं आपकी बात सर, इसे ब्लू चिप कहा जाता है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं सर, और उसके बाद चीजें बस क्लियर हो जाएंगी। लगभग बाकी सवाल मैं आपको कल करा दूंगा फिर, है ना भाई? तो इतना भी कर लेने से सर काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखने के बाद। कॉन्फिडेंस आया होगा, ऑब्वियस है, आप मुझे कमेंट कर दो जल्दी से कि कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। जैसे ये पूछेगा बुल और बियर शब्द का संबंध किससे होगा? RO ARO के लिए तो स्पेशल बैच लेना पड़ेगा मेरे भाई, RO ARO नहीं हो पाएगा भाई। RO ARO बड़े लेवल का एग्जाम है, इससे नहीं हो पाएगा हमें। तो ये बेसिक नॉलेज को याद करना है, पर उसके अलावा भी RO ARO बैच चाहिए आपको अच्छी पढ़ने के लिए। तो आपने कहा सर ये शेयर बाजार से, बाजार से, शेयर बाजार से रिलेट करता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं एक ऑप्शन ऐड कर देता हूं, शेयर बाजार से। मार्केटिंग नहीं, शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार से।
चलिए भाई, तो बात समझ में होपफुली आ गई होगी। सारे कॉन्फिडेंस के साथ ठीक हो गए तो सर, अभी तो सुना है लिखा भी नहीं। चलिए मेरे भाई, कोई बात नहीं, और ओरल ही हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछे गए। थैंक यू एवरीवन। मैं कल कराऊंगा, मैंने पूरा नहीं कराया आज चैप्टर, कल करा दूंगा, कोई जल्दी नहीं हमें। कल फिर बाकी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।